हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से क्वेश्चन नंबर 11। तो सबको क्वेश्चन 11 दिख रहा है। मैंने आपको कल ही कहा था कि इसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, तो आपने फॉर्मेट रेडी किया होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं, राइट। फिर हमका फॉर्मेट रेडी है उसे चेक करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करते हैं और फिर सम सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाने के लिए पूछा है। तो ऑन द फर्स्ट लाइन दे आर सेइंग फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 April 2019 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ Nyanda Library Ambezogai. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. तो इट इज़ वेरी क्लियरली बताया है कि जो बैलेंस शीट उन्होंने क्वेश्चन में दी है दैट इज ऑफ 1 April 2019 या इट इज ऑफ 31st March 2019। दोनों का मतलब एक ही है, 1 April 2019 हो या 31st March 2019 हो, इट इज सेम। 31st March 2019 मतलब लास्ट ईयर का एंड डेट एंड 1 April 2019 यानी कि इस साल की शुरुआत वाली डेट। तो ऊपर उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट इज ऑफ 1 April 2019 और बैलेंस शीट के ऊपर डेट दी है 31st March 2019, दोनों का मतलब एक ही है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो नथिंग बट जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है दैट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, और हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज ऑफ इस साल के शुरुआत वाली बैलेंस शीट है। ये वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ओपनिंग बैलेंस शीट, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पुरानी बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो हमें करना क्या है, तो उन्होंने वहां पर बताया कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट। मतलब हमें फिर से वही दो चीजें फिर से ड्रॉ करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। किसके लिए? न्यांदा लाइब्रेरी अंबेजोगाई। तो पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। ऊपर फिर से वही लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ न्यांदा लाइब्रेरी अंबेजोगाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट को हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। तो ये सबका फॉर्मेट रेडी होगा ही, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क करते हैं। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, उन्होंने आपको दिया है पिछले साल की बैलेंस शीट, फिर दिया उन्होंने इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो फिर से 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ है। तो मैं क्या पढ़ूंगा, तो मैं शुरुआत करूंगा विद द लास्ट ईयर बैलेंस शीट की। पिछले साल के बैलेंस शीट में क्या क्या था, उन आइटम्स के लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पे टिक मार्क करूंगा या फिर बैलेंस शीट पे ही टिक मार्क करूंगा। तो देखते हैं करना क्या है। तो लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो लायबिलिटी में पहला अमाउंट दिया उन्होंने कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड एज यूजुअल हमारे लिए कोई नया नहीं है, तो इसको हम उठा के इस साल के बैलेंस शीट में जब हम सम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे। तो इसके लिए हम कहीं पर टिक मार्क नहीं करते, उसे छोड़ो। अगले आइटम पर आ जाओ। अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, राइट। कब एडवांस मिला है? पिछले साल। ये बैलेंस शीट पिछले साल की है, तो आपको सब्सक्रिप्शन पिछले साल एडवांस मिला है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन टू मेंबर सब्सक्रिप्शन, पुट अ टिक मार्क ऑन मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन। बाद में देखते करना क्या है। नेक्स्ट आइटम इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कब है? पिछले साल के लायबिलिटी में दिख रहा है, मतलब मुझे पिछले साल 2000 रुपये खर्चे करने बाकी थे। तो मुझे पिछले साल 2000 रुपये देने बाकी थे, तो शायद मैंने ये 2000 रुपये इस साल पे किए होंगे। तो पे किए हैं या नहीं है ये हमें कब पता चलेगा, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करेंगे। पिछले साल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, मतलब मुझे पैसे देने बाकी थे, तो ये मैं इस साल शायद मैंने दे दिए होंगे। तो इस साल के पेमेंट में चेक करो, हैव आई पेड द मनी दिस ईयर। तो अगर मैं पेमेंट साइड को स्कैन करूंगा तो मुझे ऊपर से चौथा आइटम दिख रहा है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड अमाउंट इज 2000 एंड लायबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है, 2000। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, क्रॉस मैच हो गए। पिछले साल कितने खर्चे देने बाकी थे, 2000। इस साल मैंने उसमें से कितने दिए, 2000। मतलब जितना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल उतना पूरा का पूरा मैंने पे कर दिया। मतलब उस 2000 में से अभी कोई पेमेंट बाकी नहीं बचा है। तो 2000 पिछले साल के लायबिलिटी वाले एंड 2000 इस साल के पेमेंट वाले अमाउंट मैच कर रही है, साथ ही साथ आइटम भी मैच कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं इन्हें क्या करूंगा, तो मैं इन दोनों को कैंसल आउट कर दूंगा, राइट। इनको मैं अपने अकाउंटिंग में इसके बाद इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, कैंसल आउट करके छोड़ रहा हूं, राइट। तो दोनों पर लाइन ड्रॉ करो। अब जब हम आगे सम सॉल्व करेंगे तो इसको हाथ नहीं लगाना है, वो डबल इफेक्ट ऑलरेडी हो गया।
अगर मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा तो वो उसका तीसरा इफेक्ट हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू कंसिडर इट व्हाइल सॉल्विंग द सम, तो उनको छोड़ दो। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट्स में पहला आइटम है फर्नीचर, तो फर्नीचर इज अगेन माय फिक्स्ड एसेट, तो आई हैव टू चेक ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, बोथ द साइड, कि फर्नीचर मैंने इस साल का शायद कुछ बेचा होगा या कुछ नया खरीदा होगा, तो दिया है क्या रिसिप्ट साइड में, आपको दिख रहा है क्या टू फर्नीचर, आंसर इज नो। पेमेंट साइड में चेक करो, आपको दिख रहा है क्या बाय फर्नीचर, द आंसर इज यस, मुझे वहां पर फर्नीचर दिख रहा है, बाय फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2019 30,000। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में मैं फर्नीचर देखूंगा तो 50,000 का है, पेमेंट में फर्नीचर देखूंगा तो 30,000 रुपए का है। तो जो पिछले साल के बैलेंस शीट वाला फर्नीचर है दैट आई विल बी कॉल्ड एज ओल्ड फर्नीचर, एंड नीचे वाले फर्नीचर को मैं क्या कहूंगा, न्यू फर्नीचर। ये हमने कंसेप्ट कल वाले सम में भी किया था, उसके पहले वाले सम में भी किया था, ओल्ड फर्नीचर न्यू फर्नीचर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नया फर्नीचर पुराने फर्नीचर में यानी कि लास्ट ईयर के फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पिछले साल के फर्नीचर पर एक टिक मार्क दे रहा हूं फॉर द परचेस ऑफ न्यू फर्नीचर। इज इट क्लियर? अब जो नया फर्नीचर परचेस किया उसकी डेट आपको दी हुई है, तो उस डेट का क्या करना है हम बाद में देखते हैं जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कल का सम अच्छे से किया होगा तो आपको याद होगा कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तब हमें इस डेट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें इस डेट की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट आइटम आफ्टर फर्नीचर इज बुक्स। तो अगेन बुक्स इज फिक्स्ड एसेट्स फॉर द लाइब्रेरी। तो बुक्स मेरे पास पिछले साल के थे 6,50,500। फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो कि क्या मैंने इस साल कोई नए बुक्स खरीदे हैं या फिर मैंने बेचे हैं। अगर रिसिप्ट में एंट्री है तो इसका मतलब मैंने बुक्स बेचे हैं, पेमेंट में एंट्री है मतलब मैंने बुक्स खरीदे हैं। तो रिसिप्ट में मुझे दिख रहा है क्या 2 बुक्स, आंसर इज नो। बट पेमेंट में दिख रहा है क्या मुझे बुक्स, आंसर इज यस। मुझे ऊपर से दूसरा आइटम दिख रहा है परचेस, सॉरी ऊपर से तीसरा आइटम दिख रहा है मुझे बाय बुक्स, ब्रैकेट में दे रहे परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2019 1 लाख। तो फिर से मेरे लिए जो बैलेंस शीट वाले बुक्स है वो बन गया ओल्ड बुक्स एंड पेमेंट वाले बुक्स बन गए मेरे लिए न्यू बुक्स। तो मैं क्या करूंगा, इन नए बुक्स को पिछले साल के बुक्स में ऐड करूंगा, तो पिछले साल के बुक्स पे पुट अ टिक मार्क, राइट। बुक्स के बाद अगला आइटम है स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो पोस्टेज स्टैम्प्स इज माय खर्चा। पिछले साल मैंने कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे थे, लेकिन उसमें से 500 रुपए के पोस्टेज स्टैम्प्स अभी तक मैंने यूज नहीं किए। तो पिछले साल के बचे हुए 500 रुपए के पोस्टेज स्टैम्प्स मैं पिछले साल से लेके आऊंगा और इस साल के खर्चे में, या इस साल अगर पेमेंट में पोस्टेज स्टैम्प्स है तो उसमें ऐड कर दूंगा। यानी कि 500 रुपए के स्टैम्प्स पिछले साल बचे थे वो पिछले साल से मैं इस साल आके यूज करूंगा, या मैं फेंक दूंगा उसे, नहीं ना। तो जो स्टैम्प्स पिछले साल बचे थे मैं उनको इस साल आगे लेके आऊंगा और इस साल के खर्चे में या इस साल के पेमेंट में मैं उसे बढ़ाऊंगा। तो पेमेंट में चेक करो कि क्या मैं इस साल कोई पोस्टेज स्टैम्प्स परचेस कर रहा हूं, आंसर इज यस। दूसरा आइटम दिख रहा है पेमेंट में बाय परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 1,500। तो मैंने इस साल 1,500 रुपए के पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे हैं, इसमें मैं क्या करूंगा, पिछले साल के 500 रुपए के पोस्टेज स्टैम्प्स ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं बाय परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स पे टिक मार्क करूंगा। इज इट क्लियर? तो पुट अ टिक मार्क ऑन परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, राइट। पिछले साल बचे हुए स्टैम्प्स मैं इस साल ऐड करूंगा, तो इस साल यानी कि पेमेंट वाले पोस्टेज स्टैम्प्स पे मैं टिक मार्क कर रहा हूं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज अगेन माय एसेट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मतलब मैंने कुछ सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट किए थे पिछले साल, 7,000 रुपए दिख रहा है। तो हो सकता है कि मैंने इस साल उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट शायद बेचे होंगे या फिर मैंने नए इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे। तो अगेन चेक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि क्या मैंने इस साल कोई नए सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है क्या। तो रिसिप्ट साइड में चेक करो कि इज देयर एनी गिवन की परचेस ऑफ सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आई डोंट वांट इंटरेस्ट, आई वांट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो रिसिप्ट साइड में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है क्या, आंसर इज नो। पेमेंट साइड में चेक करो इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, वहां पर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। आई डोंट वांट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, आई वांट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो पेमेंट साइड में भी कोई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं है। इसका मतलब पिछले साल के जो 7,000 थे उसके साथ रिसिप्ट पेमेंट में कोई आइटम मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं पर कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला आइटम? अगला आइटम इज कैश इन हैंड एंड उसके नीचे है कैश एट बैंक। पिछले साल आपके पास 7,000 रुपए कैश में एंड 40,000 रुपीज बैंक में थे। तो ये हम हमेशा क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसके नीचे भी देखो कैश 7,000 बैंक 40,000। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस के साथ मैच कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। दोनों पे लाइन ड्रॉ करो, कैंसिल आउट करो। जो डबल मैच हो रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि लायबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, पेमेंट में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, डबल मैच हो गया, कैंसिल इट आउट। यहां पर भी कैश इन हैंड और कैश बैंक एंड बैंक
दोनों क्रॉस मैच कर रहे हैं तो मैं उन दोनों को क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा और मेरे अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ के कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट पे। मैं एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ता हूं एंड उसके लिए नेसेसरी टिक मार्क करता हूं। तो पहली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम, राइट। तो पिछले साल के एसेट्स में आपको बुक्स दिख रहा है क्या, पुट अ टिक मार्क ऑन बुक्स, राइट। अब जब भी बुक्स या एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, तो फिक्स्ड एसेट्स मैं पिछले साल के बैलेंस शीट पे टिक मार्क कर रहा हूँ, नॉट प्रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। इज इट क्लियर? तो पिछले साल के जो बुक्स थे उस पर ऑलरेडी एक टिक मार्क था, अभी डेप्रिसिएशन के लिए और एक टिक मार्क बढ़ाओ। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम। फर्नीचर को 8.5% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएट करो। तो फिर से पिछले साल के एसेट्स में फर्नीचर है, पुट टिक मार्क ऑन फर्नीचर। अब भले इन्होंने 1 and 2 दो अलग अलग एडजस्टमेंट बनाई है या बताई है, दोनों का मतलब वही है कि डेप्रिसिएट करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं बुक्स को डेप्रिसिएट करो, दूसरे एडजस्टमेंट में कह रहे हैं फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो। तो जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और दोनों का सेकंड इफेक्ट एक साथ देंगे डेप्रिसिएशन का, राइट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पर। 50% of entrance fees and whole amount of life membership fees should be capitalized। तो entrance fees का 50% अमाउंट एंड लाइफ मेंबरशिप फीस का पूरा अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब करना क्या है, आपको उन्हें कैपिटल फंड में इंक्लूड करना है। इज इट क्लियर? तो वेयर इज एंट्रेंस फीस? तो रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस दिख रहा है सबको, तो पुट अ टिक मार्क ऑन एंट्रेंस फीस, राइट। एंड वेयर इज लाइफ मेंबरशिप फीस? वही रिसिप्ट्स में ही है लास्ट आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो उस पर टिक मार्क मत करो, उसके ब्रैकेट में लिखो कैप, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमें कैपिटलाइज करना है। तो टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, पूरी अमाउंट उठा के हमें डायरेक्टली कैपिटल फंड में इंक्लूड करनी है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस के आगे ब्रैकेट में लिखो कैप, कैप यानी कि कैपिटलाइज। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द फोर्थ एडजस्टमेंट। लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। तो वो कह रहे हैं कि ये लाइब्रेरी के टोटल 2000 मेंबर से हर एक मेंबर ₹100 सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करता हूं, अगर मेरे 2000 मेंबर है मल्टीप्लाइड बाय हर एक मेंबर मुझे ₹100 अगर पे करेगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय ₹100 मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी? तो मेरी अमाउंट बन जाएगी 2 लाख रुपीज, है कि नहीं। मेरे कितने मेंबर्स हैं? मेरे टोटल 2000 मेंबर है। हर एक मेंबर मुझे ₹100 अगर सब्सक्रिप्शन पे करेगा तो 2000 मेंबर्स इंटू ₹100 मुझे 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, यस और नो। लेकिन मैं अगर रिसिप्ट्स में देख रहा हूं तो मुझे मेंबर सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए मिले हैं क्या? द आंसर इज नो। वहां पर मुझे केवल 1,80,000 सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, लेकिन इस 180 में से भी पिछले साल के कुछ हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिला है, मतलब इस साल का कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कितना, वो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते। तो अभी के लिए क्या करूंगा मैं, रिसिप्ट्स के सब्सक्रिप्शन पे मैं और एक टिक मार्क दूंगा, मतलब देयर विल बी 2 टिक मार्क्स ऑन द सब्सक्रिप्शन, राइट। चलते हैं ऑन दी लास्ट एडजस्टमेंट। तो लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज ₹200। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स 200 रुपए के आपके पास है। तो वेयर इज माय पोस्टेज स्टैम्प्स? तो पेमेंट में दिख रहा है परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 1500, उस पर और एक टिक मार्क करो, मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स पे 2 टिक मार्क हो गए। 2 टिक मार्क क्यों? एक आपके पास पिछले साल भी कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स बाकी थे और एक अभी एडजस्टमेंट में आपको कह रहे कि इस साल के एंड में भी आपके पास कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स बाकी है, तो उन्हें हमें इस साल के पोस्टेज स्टैम्प्स पे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं 2 टिक मार्क दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो क्या किया हमने, एडजस्टमेंट सारी पढ़ ली, 5 एडजस्टमेंट्स थी उनको पढ़ा, उनके लिए नेसेसरी टिक मार्क हो गया। कुछ टिक मार्क्स हमने पिछले साल के बैलेंस शीट में दे दिए, कुछ टिक मार्क हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं ऑन दी पोस्टिंग पार्ट, राइट। अब जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा विद द लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से, राइट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के मैं आइटम एक एक करके पोस्ट करूंगा, फिर मैं एसेट्स के पोस्ट करूंगा, फिर मैं रिसिप्ट्स के आइटम पोस्ट करूंगा, फिर मैं पेमेंट्स के आइटम पोस्ट करूंगा, फिर मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा और एडजस्टमेंट के साथ हैशटैग वाले कोई आइटम होंगे तो उनको भी सॉल्व करूंगा। तो दिस इज द सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो। इज इट क्लियर? तो क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, पिछले साल के लायबिलिटीज को पहले पोस्ट करेंगे, पिछले साल के एसेट्स को पोस्ट करेंगे, फिर रिसिप्ट्स के आइटम पोस्ट करेंगे, फिर पेमेंट्स के आइटम पोस्ट करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। उन एडजस्टमेंट के साथ साथ अगर कोई हैशटैग वाला आइटम होगा, हैशटैग वाला आइटम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे, तो हैशटैग वाले आइटम्स के साथ हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का पहला आइटम एज यूजुअल है कैपिटल फंड, तो मैं उसको उठाऊंगा और इस साल के लायबिलिटीज में लिखूंगा कैपिटल फंड 7,50,000। इज इट क्लियर? कैपिटल फंड के बाद
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000। अगेन मैंने आपको कहा है कि अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या स्टॉक जैसे आइटम आते हैं तो उन पर हैशटैग करके छोड़ दो, उन्हें हम एंड में एडजस्टमेंट के साथ कंसिडर करेंगे। तो अभी पोस्ट नहीं करना है, अगर मैं अभी पोस्ट कर दूंगा तो बाद में शायद मेरे कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इनको कीप पेंडिंग, सॉल्व इट विद द एडजस्टमेंट्स एट द एंड। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पर हैशटैग देके उसे पेंडिंग छोड़ रहा हूं, राइट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिस पर ऑलरेडी हमने कैंसल आउट कर दिया है क्योंकि वो डबल मैच हो रहा था, तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको छोड़ दो। अब आ जाओ ऑन द एसेट साइड। एसेट्स में पहला आइटम है फर्नीचर, तो एज यूजुअल फर्नीचर इज माय फिक्स्ड एसेट्स। मैं पिछले साल से फर्नीचर उठाऊंगा, इस साल के एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर, इनर कॉलम में 50,000, लीव 3 लाइन्स, पुट एरो। फर्नीचर के बाद अगला आइटम दिया है आपको बुक्स, तो बुक्स इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स, तो बुक्स को उठाओ एंड फिर से इस साल के एसेट्स में लिखो इनर कॉलम में 6,50,500, फिर से लीव 3 लाइन, पुट एरो। बुक्स के बाद स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो फिर से स्टॉक है, किस चीज़ का स्टॉक है, पोस्टेज स्टैम्प्स का स्टॉक है, तो उसे मैं अभी पोस्ट नहीं करूंगा, उस पर पुट हैशटैग, पेंडिंग छोड़ो, बाद में आके उसे पोस्ट करते हैं। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। आपने कुछ पैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट बिकेम माय एसेट, उस पर कोई टिक मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स को सिंपली उठाओ, इस साल के एसेट्स में पोस्ट करो इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज ₹7,000। इज इट क्लियर? एंड लास्ट दो आइटम्स कैश इन एंड कैश एट बैंक है, जिसे हम कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो उसे मैं पोस्ट नहीं करूंगा, उसे भूल जाओ। अब मैं चलता हूं, तो मेरी बैलेंस शीट की पहले लायबिलिटी हो गई पोस्ट, एसेट्स पोस्ट किए, एसेट्स पे मैंने स्टॉक ऑफ पोस्टेज पे क्या किया, हैशटैग दिया, बाकी के आइटम मैंने एसेट्स में लिखे, कैश इन एंड कैश एट बैंक कैंसिल है तो उसको मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चलता हूं ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे, तो रिसिप्ट्स का पहला आइटम फिर से वही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक कैंसिल आउट हो चुका है, भूल जाओ। अगले आइटम पर चलो, मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एज यूजुअल हमारे लिए इनकम है, उसको मैं उठाऊंगा एंड इनकम में पोस्ट करूंगा, बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 इन अ कॉलम, लीव 3 लाइन्स, पुट एरो। इज इट क्लियर? अब मेंबर सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम है एंट्रेंस फीस, तो फिर से एंट्रेंस फीस इज माय इनकम, है कि नहीं, एंट्रेंस फीस आपको मिल रही है, तो फिर से मैं उसको उठाऊंगा, इनकम साइड में पोस्ट करूंगा, बाय एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में 30,000, लीव 1 लाइन, पुट एरो। एंट्रेंस फीस के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर आपने बेचे, राइट, पुराने न्यूज़पेपर यानी कि रद्दी आपने बेची और उसके बदले में आपको 2,000 रुपये मिले, तो अगेन इट इज माई इनकम, उठाओ, इनकम में लिख लो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के बाद हायर ऑफ लेक्चर हॉल, तो आपने आपका लेक्चर हॉल हायर बेसिस पे किसी को दिया है, रेंट पे दिया, हायर मतलब टू गिव इट ऑन अ रेंट, तो उसके आपको 10,000 रुपये हायर चार्जेस मिल रहे हैं, सो दिस इज योर इनकम, दिस इज योर रिसिप्ट साइड, है ना, रिसिप्ट साइड में दिया है तो मतलब आपको हायर चार्जेस मिल रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे हो, आपको मिल रहे हैं, मतलब इट इज योर इनकम, तो मैं उसे पोस्ट करूंगा ऑन द इनकम साइड बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000 आउट कॉलम। नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर से वो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगा, है कि नहीं, इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज माय इनकम, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैप यानी कि कैपिटलाइज, तो मैं लाइफ मेंबरशिप फीस को उठाऊंगा एंड कैपिटल फंड में ऐड करूंगा प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, तो मेरा ऑलरेडी कैपिटल फंड था 7,50,000 प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000, तो टोटल नीचे बचेगा 7,60,000, राइट। तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब हम चलते हैं ऑन दी पेमेंट साइड, तो पेमेंट का पहला आइटम दिया आपको सैलरीज, तो सैलरीज एज यूजुअल आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू सैलरीज 24,000। इज इट क्लियर? सैलरीज के बाद अगला आइटम है परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, क्या अगला आइटम, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, मैंने पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज किए, है कि नहीं, तो मैं उसको उठाऊंगा। अब अगेन पोस्टेज स्टैम्प्स मेरे लिए क्या है, पोस्टेज स्टैम्प्स मेरे लिए खर्चा है कि नहीं, एक्सपेंसेस है, आई हैव टू पे मनी एंड बाय पोस्टेज स्टैम्प। मैं लाइफ में एक बार ही खरीदूंगा क्या पोस्टेज स्टैम्प्स, नो, आई विल रिक्वायर पोस्टेज स्टैम्प्स अगेन एंड अगेन टू पोस्ट द लेटर्स, है कि नहीं, तो पोस्टेज स्टैम्प्स को मैं बार बार खरीदूंगा, मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए मुझे बार बार पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये मेरे लिए बन गया रेवेन्यू पेमेंट, तो रेवेन्यू पेमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, तो मैं परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स को उठाऊंगा एंड एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा टू परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इनर कॉलम में 1,500, लीव 3 लाइन्स, पुट एरो। परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स के बाद अगला आइटम है बाय बुक्स, तो बुक्स
मतलब मेरी एसेट है, मैंने इस साल खरीदी है तो ये मेरे नए बुक्स है, तो मैं नए बुक्स को क्या करूँगा, उठाऊंगा और जो बैलेंस शीट में पुराने बुक्स है उसमें ऐड कर दूंगा। तो बुक्स में मैं लिखूंगा प्लस परचेसेस, तो ऑलरेडी मेरे पास बुक्स थे कितने के 6,50,500, उसमें मैं लिखूंगा प्लस परचेसेस। अभी मैंने कितने खरीदे, 1 लाख रुपीज़ के नए बुक्स खरीदे, तो मेरे टोटल बुक्स नीचे बन गए 7,50,500 इनर कॉलम, और एक उस पर एडजस्टमेंट बाकी है। बुक्स के बाद अगला आइटम दिया आपको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट किए, इज इट क्लियर? इन्वेस्टमेंट इज अगेन माय एसेट, तो मैं उनको उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट डायरेक्टली आउटर कॉलम 50,000, राइट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। फिर से ये मेरा नया फर्नीचर है जो मैं इस साल परचेस कर रहा हूँ 30,000 रुपीज़ का, तो इस नए फर्नीचर को मैं उठाऊंगा और मेरे पास जो पुराना फर्नीचर है एसेट्स में 50,000 का, उसमें मैं ऐड कर दूंगा प्लस परचेसेस 30,000, तो पुराना 50 नया 30, तो टोटल फर्नीचर इनर कॉलम में बचेगा 80,000, राइट। इस पर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है तो इनर कॉलम में लिखो, राइट। तो सबका यहां तक हो गया, आगे बढ़े तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट आइटम। तो फर्नीचर के बाद अगला आइटम इज वेरी सिंपल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नथिंग बट खर्चा, तो खर्चे में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद अगला आइटम है रेंट, तो रेंट इज अगेन खर्चा, तो रेंट को उठाओ, खर्चे में लिखो टू रेंट 18,000। दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने बाहर लिखा। रेंट के बाद लास्ट आइटम है बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर है कैश एंड बैंक। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है इस साल के एंड में मेरे पास कैश में 9,500 है एंड बैंक में 43,000 है, तो उन दोनों को उठाऊंगा। ये इस साल के एंड वाले कैश एंड बैंक है, तो मैं उन्हें इन साल के एसेट्स में लिखूंगा। एसेट्स में मैं लिखूंगा कैश इन हैंड 9,500 एंड कैश एट बैंक 43,000, इज इट क्लियर? तो मैंने बैलेंस कैरिड डाउन वाली कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को उठाया एंड इस साल के एसेट्स में लिखा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे पेमेंट साइड के भी सारे आइटम्स का पोस्टिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट। तो मेरे पास टोटल 5 एडजस्टमेंट है, इन्हें एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, उनका डबल इफेक्ट दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बट मुझे यहां पर पॉइंट क्या याद रखना है कि एडजस्टमेंट के साथ साथ आई हैव टू कंसीडर दी हैशटैग वाले आइटम जो मैंने पिछले साल के बैलेंस शीट में पेंडिंग छोड़े हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा मेरे साथ एंड आपने आपके नोट्स में मार्क किया होगा, तो पिछले साल के एसेट्स में एक आइटम एंड लायबिलिटी में एक आइटम, ऐसे 2 हैशटैग आइटम्स हमारे पास है, तो इन्हें हमें एडजस्टमेंट के साथ कंसीडर करना है। सो डोंट फॉरगेट दैट, इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट इज सिंपल, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम, राइट। तो मेरे बुक्स है कहां पर, तो मेरे बुक्स है ऑन द एसेट साइड। कितने रुपए के बुक्स है मेरे पास, तो मेरे पास बुक्स है पिछले साल के 6,50,500 एंड इस साल के यानी कि नए वाले बुक्स है 1 लाख। सबको बुक्स की 2 एंट्रीज दिख रही है, ओल्ड बुक 6,50,500, न्यू बुक्स 1 लाख रुपीज़। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या इन दोनों पर क्या करना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बुक्स की एक ही वैल्यू होती तो मैं सिंपली 10% कैलकुलेट करके आंसर बाहर निकालता, बट यहाँ पर न्यू बुक्स एंड ओल्ड बुक्स दोनों हैं, तो मुझे उन दोनों पर अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर टोटल यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर से वर्किंग करेंगे जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो इसका वर्किंग इस प्रकार हम बनाएंगे। नोट लिखो आप, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप आपके क्वेश्चन के नीचे आफ्टर बैलेंस शीट कुछ लाइनें छोड़ के नोट बनाओ, राइट। आप उसे वर्किंग नोट लिख सकते हो, उसके नीचे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। तो अब ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे बताओ हमारे पास अभी बैलेंस शीट में टोटल कितने बुक्स दिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में टोटल बुक्स दिख रहे हैं 7,50,500, तो वो मैं वर्किंग नोट में लिखूंगा बुक 7,50,500। इस 7,50,500 के मैं 2 हिस्से बनाऊंगा। मेरे पुराने बुक्स कितने थे, उसमें से 6,50,500 एंड मेरे नए बुक्स कितने हैं, उसमें से 1 लाख। अभी नए बुक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब पुराने बुक्स इस 6,50,500, तो 6,50,500 पे मैं स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने बुक्स पर आपको 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा है। तो मैं 6,50,500 का 10% यानी कि मुझे मिलेगा 65,050, 65,050। तो जो 6,50,500 के पुराने बुक्स है उसका 10% मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया। तो जो पुराने बुक्स है उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुराने मतलब पिछले साल से आगे लेके आए हो, मतलब उन्हें यूज करके कंप्लीट 1 साल हो चुका है, तो उसके लिए मैं पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं।
अब हम आते हैं ऑन दी न्यू बुक्स। तो मैंने इस साल 1 लाख रुपए के नए बुक्स खरीदे हैं। तो माय क्वेश्चन इज, ये नए बुक्स मैंने कब खरीदे हैं? तो उसके लिए पेमेंट साइड में चेक करो कि उन्होंने आपको डेट क्या दी हुई है नए बुक्स की। तो अगर मैं पेमेंट्स में चेक करूंगा तो उन्होंने कहा है बुक्स ब्रैकेट में परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। आपने ये जो नए बुक्स है ये 1 अक्टूबर 2019 को खरीदे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1 लाख रुपीस के जो मेरे नए बुक्स है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब मैं क्या करूंगा, 1 अक्टूबर 2019 तो मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 2020 टोटल महीने बन गए 6 महीने, है कि नहीं। 1 अक्टूबर 19 को मैंने बुक्स खरीदे और मेरा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो अक्टूबर 19 टू मार्च 20 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप काउंट कर सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो देयर आर टोटल 6 मंथ्स। इज इट क्लियर? तो मतलब मुझे इन नए बुक्स पर 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मेरा कैलकुलेशन कैसे बनेगा? 1 लाख के नए बुक्स है इंटू 10% यानी कि 10/100 इंटू 6/12, राइट। 1 लाख के बुक्स है, 10% से 6 महीने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो उसका आंसर मुझे मिल रहा है 5000 रुपीज, राइट। तो पुराने बुक्स का डेप्रिसिएशन 65,050 एंड नए बुक्स का डेप्रिसिएशन 5000। तो इन दोनों डेप्रिसिएशन को मैं अगर ऐड करूंगा तो टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगा 70,050, 70050, 70,050 इज माई टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स। तो ये मैं डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट में जो मेरे पास बुक्स है उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस डेप्रिसिएशन 70,050। तो मेरे 7,50,500 के बुक्स ऑलरेडी थे, उसमें से डेप्रिसिएशन मैंने 70,050 सब्ट्रैक्ट किया। तो अब मेरे टोटल बुक्स आउटर कॉलम में बचेंगे 6,80,450। इज इट क्लियर? ये वाला वर्किंग नोट हमने कल वाले क्वेश्चन में भी किया था, मैंने फिर से यहाँ पर रिपीट किया। तो इट इज योर ड्यूटी टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको डाउट है तो फिर से इसको रिपीट करके देखो या कल का वीडियो फिर से एक बार देखो। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली बुक्स को डेप्रिसिएट किया एज पर एडजस्टमेंट 1, राइट। बट इसका सेकंड इफेक्ट देने से पहले मैं एडजस्टमेंट 2 कंसीडर करता हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट 2 में भी उन्होंने आपको डेप्रिसिएशन देने के लिए कहा है। किस पर डेप्रिसिएशन देने के लिए कहा है? तो उन्होंने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन देने के लिए कहा है। तो एडजस्टमेंट 2 में वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम। तो फिर से मैं अगर एसेट्स में देखूंगा तो मेरे पास फर्नीचर है। कितने का फर्नीचर है? 80,000। लेकिन 80 में से 50,000 का मेरा पुराना फर्नीचर है, 30,000 का मेरा नया फर्नीचर है। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो वर्किंग नोट फिर से हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हमने अभी बुक्स का डेप्रिसिएशन का नोट बनाया था। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डू द नोट या डू द वर्किंग ऑन योर ओन, राइट। फिर मेरे आंसर के साथ उसे चेक करो। इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस द सम्स, राइट। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसको एज अ लेक्चर नहीं देखना है, मेरे साथ इस वीडियो के साथ सॉल्व करो। तो इफ आई एम सेइंग सॉल्व इट नाउ तो वीडियो को पॉज करो, नोटबुक आपके सामने है ऑलरेडी, इस वर्किंग नोट को खुद से सॉल्व करो। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मेरा आंसर एंड आपका आंसर वेरीफाई करो। इज इट क्लियर? तो pause the video and solve the working note या do the working note for furniture कि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, पुराना फर्नीचर नया फर्नीचर को सेग्रीगेट करो। पुराने फर्नीचर के लिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। नया फर्नीचर कब परचेस किया है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करो और नए फर्नीचर के लिए एग्जैक्टली उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। गेटिंग इट? तो वीडियो को पॉज करो एंड डू द वर्किंग नोट। चलो, तो सबने वर्किंग नोट किया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का। अगर आपने किया होगा एंड आपका अगर आंसर सही है तो वेरी गुड। तो आपका जो वर्किंग नोट है वो मेरे वर्किंग नोट के साथ कंपेयर करो, राइट। आंसर शुड बी सेम, राइट। दिखने में आपका वर्किंग नोट कैसे भी दिखे, कैसे भी मतलब समझ में आना चाहिए दूसरों को। तो मेरा वर्किंग नोट एंड आपका वर्किंग नोट कंपेयर करो, देखते आपका आंसर सही है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्नीचर को डेप्रिसिएट कर रहा हूँ। तो मुझे एसेट्स में दिख रहा है फर्नीचर इज 80,000, जिसमें से 50,000 मेरे पास पुराने फर्नीचर थे एंड 30,000 के मैंने इस साल नए परचेस किए हैं। तो इन दोनों फर्नीचर को मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट में इन दोनों पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल 80,000 का फर्नीचर है, आउट ऑफ विच 50,000 इज ओल्ड एंड 30,000 इज द न्यू फर्नीचर। तो जब मैं ओल्ड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कुछ सोचूंगा नहीं है। पिछला साल का फर्नीचर या ओल्ड फर्नीचर 50,000 है, तो इस 50,000 पे मैं स्ट्रेट अवे 8.5% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, विच इज कमिंग टू 4,250। कैसे? 50,000 इंटू 8.5 बाय अपॉन 100,
50,000 इंटू 8.5 अपॉन 100 इज 4,250, मतलब पुराने फर्नीचर पर मुझे 4,250 डेप्रिसिएशन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नए फर्नीचर की। तो इस साल मैंने 30,000 का नया फर्नीचर खरीदा है। तो अगर मैंने इस साल खरीदा है तो आई शुड नो कि मैंने कब खरीदा है, मुझे डेट पता होनी चाहिए कि मैंने नया फर्नीचर कब खरीदा है। तो मैं उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में चेक कर रहा हूं। तो पेमेंट में उन्होंने कहा है बाय फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2019, है कि नहीं। तो मैंने जो 30,000 का फर्नीचर खरीदा है वो 1 जुलाई 2019 खरीदा है। ये डेट मुझे कहां से मिली, मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में जो एंट्री दिख रही है बाय फर्नीचर, वहां से मिली। तो मैंने फर्नीचर कब खरीदा है, 1 जुलाई 2019। तो वही डेट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नया फर्नीचर 30,000 का परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2019। तो अब मुझे पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई 2019 टू मेरा अब का ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च 2020 अगर मैं मंथ्स कैलकुलेट करूंगा तो द मंथ्स आ रहे हैं 9 मंथ्स। आप काउंट कर सकते हो अपनी उंगलियों पे, राइट। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च एग्जैक्टली पीरियड बन रहा है या एग्जैक्टली मंथ्स बन रहे हैं, 9 मंथ्स। तो मेरा कैलकुलेशन किस प्रकार होगा, तो मेरा नया फर्नीचर 30,000, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8.5% यानी कि 8.5 बाई 100 इनटू कितने महीने के लिए चार्ज करना है, 9 मंथ्स यानी कि इनटू 9/12। तो 30,000 पर 8.5% से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर मुझे मिल रहा है 1912.5। कितना मिल रहा है, 1912.5। तो यहां पर 0.5 है तो मैं इसे राउंड फिगर ले लूंगा 1913। कितना ले लूंगा, 1913। 0.5 है तो मैं 50 पैसे बढ़ा के उसे राउंड फिगर ले रहा हूं। तो पुराने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 4,250, नए फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1913। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बन जाएगा 6,163। कितना बन जाएगा, 6,163। तो इस डेप्रिसिएशन को उठाओ एंड जो मेरे पास फर्नीचर है एसेट्स में उससे सबट्रैक्ट करो, माइनस डेप्रिसिएशन 6,163। तो मेरे 80,000 का फर्नीचर था टोटल, पुराना प्लस नया मिला के, दोनों का मिला के डेप्रिसिएशन 6,163। तो माय फर्नीचर आउटर कॉलम में बचा 73,837, राइट। अब मेरा पहले बुक्स का डेप्रिसिएशन हुआ, अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ। भले ही दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, मैंने इन दोनों का डेप्रिसिएशन पहले दे दिया। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट में दूंगा ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में यानी कि ही एक्सपेंसेस में लिखो टू डेप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन करके लिखो बुक्स 70,050, उसके नीचे फर्नीचर 6,163, दोनों की टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगी 76,213। इज इट क्लियर। तो यहां पर डेप्रिसिएशन का भी डबल इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट 1 सॉल्व कर ली, एडजस्टमेंट 2 सॉल्व कर ली। दोनों में डेप्रिसिएशन कहाँ था, बुक्स एंड फर्नीचर पे। तो मैंने बुक्स एंड फर्नीचर को पहले डेप्रिसिएट किया, फिर डेप्रिसिएशन को मैंने एक्सपेंसेस साइड में एज अ खर्चा लिख लिया। अब हम चलते हैं ऑन दी थर्ड एडजस्टमेंट। तो तीसरे एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं 50% of entrance fees and whole amount of life membership fees should be capitalized, right? तो मेरी पहले चेक करते कि एंट्रेंस फीस कहाँ पर है। तो एंट्रेंस फीस इनकम में सबको दिख रही है क्या, कितनी की एंट्रेंस फीस है मेरे पास, 30,000। तो 30,000 का 50% बन गया 15,000। तो मैं 30,000 के नीचे लिखूंगा माइनस कैपिटलाइज 50%। 30,000 का 50% बना 15,000। तो बाहर भी मेरे एग्जैक्टली एंट्रेंस फीस बच गए 15,000। अब जो 15,000 मैंने सब्ट्रैक्ट किए उसको उठाऊंगा एंड मैं कैपिटल फंड में ऐड करूंगा एज प्लस कैपिटलाइज 15,000। तो मेरा टोटल कैपिटल फंड था पहले 7,60,000 प्लस 15,000, टोटल कैपिटल फंड इनर कॉलम में ही बचेगा 7,75,000। इज इट क्लियर। तो ये जो एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा था कि 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो, तो मैंने उतना कर दिया कि मैंने एंट्रेंस फीस से 50% उठाए एंड कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल फंड में ऐड किया, राइट। उसी एडजस्टमेंट में अगला पार्ट कहा है कि होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस की पूरी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को ऑलरेडी मैं कैपिटलाइज कर चुका हूं। तो अगर आप कैपिटल फंड में देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस पहले से ही ऐड किए हैं, क्योंकि हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ी थी तब हमने लाइफ मेंबरशिप फीस के आगे कैप लिख के रखा था, यानी कि पूरे के पूरे लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कैपिटल फंड में ऐड करने थे, जो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। तो अभी मुझे फिर से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पर मतलब हमारा एडजस्टमेंट 3 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट 4 वो कह रहे हैं लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। तो उसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूं या फिर से मैं कर रहा हूं कि 2,000 मेंबर है, मल्टीप्लाइड बाय हर एक मेंबर 100 रुपीज़ देगा, मतलब आपको 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। बट अगर मैं इनकम में देखूंगा तो क्या मुझे 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिला है, आंसर इज नो। मुझे केवल वहां पर दिख रहा है 1,00,000
80,000 सब्सक्रिप्शन. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, राइट? बट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे देर इज हैशटैग आइटम ऑल्सो ऑन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, तो आई हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. अगर मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट को सॉल्व नहीं करना है. पहले चेक करो पिछले साल के बैलेंस शीट में हैशटैग में आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है कि आपको पिछले साल 3000 रुपए एडवांस मिले थे. मतलब किसी मेंबर ने या कोई मेंबर्स ने या थोड़े बहुत मेंबर्स ने आपको पिछले साल 3000 रुपए एडवांस दिए थे. मतलब उन्होंने पिछले साल आपको पैसे दिए और बोला कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन अभी ले लो. मतलब मुझे पिछले साल जो 3000 रुपए मिले थे वो मिले पिछले साल है, बट इट इज रिसीव्ड एज एडवांस. मतलब पिछले साल मुझे इस साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया. व्हेन आई एम टेकिंग एडवांस, एडवांस मतलब क्या है? अगला पैसा मैं अभी ले रहा हूँ, या आने वाले पीरियड का या आने वाले साल का पैसा मैं आपसे अभी ले रहा हूँ, तो दैट इज एडवांस, है कि नहीं? तो पिछले साल एडवांस मिला तो मतलब पिछले साल मुझे इस साल के पैसे मिले. अगर मुझे इस साल एडवांस मिलेगा मतलब क्या? मुझे अगले साल के पैसे अभी मिल रहे हैं. तो ऑन दी सेम लॉजिक पिछले साल एडवांस मिला था मतलब पिछले साल मुझे इस साल के पैसे मिले हैं. मतलब जो 3000 हैशटैग वाले हैं दैट इज नथिंग बट दिस ईयर्स इनकम. इज इट क्लियर? तो मतलब 3000 मुझे ऑलरेडी पिछले साल मिल चुके हैं जो कि इस साल का इनकम है या इस साल का सब्सक्रिप्शन है. तो पहले मैं क्या करूंगा, उन 3000 को उठाऊंगा एंड मेरे सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा. ऐड क्यों? क्योंकि पिछले साल एडवांस था, मतलब वो एक्चुअली इस साल का इनकम है. तो पिछले साल से मैं उठा के उसे इस साल के इनकम में ऐड करूंगा. प्लस एडवांस लास्ट ईयर क्या था मेरा 1819 3000. तो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन नीचे बचेगा 1,83,000. कितना बचेगा? 1,83,000. पहले 1,80,000 था प्लस 3 नीचे बचेगा 1,83,000. राइट? इज इट क्लियर? तो मैंने हैशटैग वाले सब्सक्रिप्शन को ऐड किया. अगेन हैशटैग वाले सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, तो वो फर्स्ट इफेक्ट है. एंड मैंने अभी ऐड किया, दैट इज सेकंड इफेक्ट. तो मैं फिर से इसे लिखूंगा तो तीसरा इफेक्ट बनेगा. देयर इज नो नीड टू राइट द सेकंड इफेक्ट और द थर्ड इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन. तो अगर आपको याद होगा तो हैशटैग वाले आइटम्स को हम सेकंड इफेक्ट नहीं देते, उसको बस एक ही बार रिकॉर्ड करना है. तो वही मैंने कर लिया, उसको एक बार रिकॉर्ड कर लिया. इज इट क्लियर? तो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया. अब हम आते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट नंबर 4, जो उन्होंने कही हुई आपको कि देर आर 1000 मेंबर्स, हर मेंबर आपको देर आर 2000 मेंबर, हर मेंबर आपको 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन दे रहा है. मतलब आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 2 लाख. बट अगर मैं सब्सक्रिप्शन की अमाउंट देख रहा हूँ तो मुझे 1,80,000 ऑलरेडी मिला है. 3000 मुझे पिछले साल मिले थे, मतलब मुझे टोटल 1,83,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है. तो 2 लाख रुपए में से मुझे 1,83,000 का सब्सक्रिप्शन मिल गया. तो इसका मतलब अभी भी 17,000 का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है. टोटल मुझे 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए. कैसे 2 लाख रुपए मिलना चाहिए? 2000 मेंबर है, हर मेंबर 100 रुपए देगा, मतलब साल के मुझे 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए. बट अगर मैं इनकम में देख रहा हूं तो इस साल प्लस पिछले साल का मिला हुआ एडवांस मुझे 1,83,000 ही दिख रहा है. तो 2 लाख में से 1,83,000 मिल गया, 17,000 अभी भी आना बाकी है कि नहीं? तो ये 17,000 कौन से साल का आना बाकी है? तो ये 17,000 इसी साल का आना बाकी है. तो मैं इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग या प्लस रिसीवेबल. कौन से साल का रिसीवेबल है या कौन से साल का आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो व्हाट इज माय करंट ईयर? 1920. तो मैं लिखूंगा प्लस रिसीवेबल या प्लस आउटस्टैंडिंग 1920 17,000. तो 183 प्लस 17, तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल बाहर बच जाएगा 2 लाख रुपीज. इज इट क्लियर? तो 183 प्लस 17 मिलना बाकी है, तो टोटल मेरा सब्सक्रिप्शन बन गया 2 लाख, जितना मुझे इस साल आना चाहिए. तो 2 लाख का हिसाब कैसे है? देखो 1,80,000 मिल गया, 3,000 मुझे पिछले साल मिले थे और 17,000 मुझे अभी भी आने बाकी है. तो ऐसा मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का बनता है 2 लाख रुपया. अब ये जो 17,000 ये मुझे इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल आना बाकी है. राइट? तो ये इस साल का है, 17,000 इस साल के है, मुझे आने बाकी है. तो मुझे इस साल के एसेट्स में उसे लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000. मैं क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 17,000 टू द आउटर कॉलम. इज इट क्लियर? तो मेरे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट हुए. जो इस साल की एडजस्टमेंट थी 17,000 आने बाकी है, उसका मैंने डबल इफेक्ट दे दिया. हैशटैग वाले 3,000 है, उसका मैंने बस एक ही इफेक्ट दे दिया. एडवांस था, पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, वो मैंने इस साल के इनकम में ऐड कर दिया. एज सिंपल एज दैट. अब चलते हैं लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 पे. तो एडजस्टमेंट 5 क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स इज 200. मतलब वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स 200 रुपये है.
तो ये कब के 200 रुपये है, उन्होंने डेट नहीं बताया कि वो इस साल के शुरुआत वाले, इस साल के एंड वाले, डेट नहीं दिया है। तो एडजस्टमेंट मैंने क्या कहा है, एडजस्टमेंट में डेट नहीं दिया, मतलब वो इस साल के एंड वाले एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आपको हमेशा करंट ईयर के एंड में दी जाती है, तो इसका डेट नहीं है, मतलब इस साल के एंड में मेरे पास 200 रुपये के स्टैम्प्स बचे हैं। बट मेरे पास पिछले साल भी कुछ स्टैम्प्स बचे थे, कहाँ है वो, पिछले साल के एसेट्स में देखो, हैशटैग करके हमने छोड़ा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ है हमने, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 500। तो मेरे पास पिछले साल 500 रुपए के स्टैम्प्स बचे थे जो मुझे पिछले साल के एसेट्स में दिख रहा है, एंड इस साल मेरे पास 200 रुपए के स्टैम्प्स बचे हैं जो मुझे इस साल के एडजस्टमेंट में दिख रहा है। तो इन दोनों को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इन दिस साल के पोस्टल स्टैम्प जो मैंने परचेस किए। तो अगर सब लोग खर्चे में देखोगे तो सबको परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स दिख रहा है 1500 है कि नहीं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पिछले साल के बचे हुए स्टैम्प्स ऐड करूंगा। क्यों, क्योंकि जो पिछले साल 500 रुपए के स्टैम्प्स बचे थे वो मैं पिछले साल से लेके आऊंगा और इस साल यूज कर दूंगा, मतलब पिछले साल के बचे हुए स्टैम्प्स में इस साल यूज करूंगा, यानी कि इस साल खर्च करूंगा, तो इस साल के खर्च में मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्लस ओपनिंग स्टॉक। ये कब का ओपनिंग स्टॉक है, ये कब की वैल्यू है, पिछले साल का है, राइट। या मैं लिखूंगा प्लस ओपनिंग स्टैम्प्स, या मैं लिखूंगा प्लस ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना है दैट इज अप टू यू, कोई कंपल्सन नहीं कि यही स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं प्लस ओपनिंग स्टॉक। कब का ओपनिंग स्टॉक है, पिछला साल, यानी कि 18-19, इनर कॉलम में 500, तो ऑलरेडी 1500 के स्टैम्प्स मैंने परचेस किए, प्लस ओपनिंग बैलेंस 500, तो टोटल स्टैम्प्स मेरे पास 2000 इनर कॉलम में बचे, राइट। मैंने क्या किया, हैशटैग यानी कि पिछले साल के जो स्टैम्प्स बचे थे उन्हें उठाया और इस साल के स्टैम्प्स में मैंने सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरे टोटल स्टैम्प्स में नीचे बचे 2000। अब जो पिछले साल 500 रुपए के स्टैम्प्स बचे थे मुझे उसका सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, हैशटैग का कोई सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने एडजस्टमेंट में आता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट 5 में कह रहे कि इस साल के एंड में 200 रुपए के स्टैम्प्स आपके पास बचे हैं, तो इस साल के एंड में 200 रुपए के स्टैम्प्स बचे हैं, मतलब अभी भी जो 2000 के स्टैम्प्स मुझे खर्चे में दिख रहे हैं उसमें से 200 रुपए के स्टैम्प्स अपने अभी तक यूज नहीं किए, तो उन्हें यूज कब करोगे, अगले साल यूज करोगे। तो मैं क्या करूंगा, जो 200 रुपए के स्टैम्प्स मैंने यूज नहीं किए हैं, मतलब मैंने अभी तक खर्च नहीं किए हैं, उसे खर्चे से यानी कि स्टैम्प से कम करूंगा एंड अगले साल के लिए उसे बैलेंस शीट में कैरी करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो करना क्या है, नथिंग बट स्टैम्प्स जो साल के एंड में उन्हें उठाओ और जो हमारा स्टैम्प्स का खर्चा है उसके नीचे लिखो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में 1920, कितने बचे इस साल के एंड में 200, तो 2000 माइनस 200, मेरे टोटल स्टैम्प्स बाहर बचे 1800। अब ये 200 रुपए के स्टैम्प्स इस साल बचे हैं तो इसका सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा एंड एसेट्स में लिखूंगा स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स 200। इस साल बचे 200 रुपए के, तो इस साल के एसेट्स में स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स 200। जैसे पिछले साल के स्टैम्प्स पिछले साल के एसेट्स में दिख रहे हैं, वैसे इस साल के स्टैम्प्स जो बचे हैं वो इस साल के एसेट्स में दिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर हमारे पांचों एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। हमने हैशटैग वाले आइटम्स भी कंसिडर करें। सिर्फ जाते जाते आपको फिर से एक बार बैलेंस शीट चेक करो कि बैलेंस शीट में और कोई हैशटैग आइटम पेंडिंग है क्या जिसे हमने हाथ नहीं लगाया। तो लायबिलिटी में एक आइटम था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमने कंसिडर किया। एसेट्स में एक आइटम था स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, हैशटैग था उस पर, वो भी हमने कंसिडर किया। तो दोनों हैशटैग वाले आइटम हमने कंसिडर किए, सो देयर इज नो पेंडिंग हैशटैग आइटम, यानी कि हम अब अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली करो, एंड टैली होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वीडियो का अगला पार्ट देखो। टैली हो गया तो वेरी गुड, अगला पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं, चॉइस इज योर्स, राइट। तो मैं आपको फिर से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो, सरप्लस है या डेफिसिट है वो कैलकुलेट करो, कैपिटल फंड में उसे प्लस या माइनस करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो। तो 5 से 10 मिनट का टाइम ले लो, वीडियो को पॉज करो। चलो, तो सबने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किए, राइट। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको आंसर क्या क्या आ रहा है उस पर मैं दिखा रहा हूं। तो आपका सरप्लस आना चाहिए 1,05,987, राइट। कैसे आया, तो फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस इज 1,05,987। बैलेंसिंग आपको अभी करना आना चाहिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस करने पर सरप्लस आ रहा है 1,05,987। इस सरप्लस को उठा के मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल फंड में ऐड कर रहा हूँ। तो कैपिटल फंड में मैं लिख रहा हूँ प्लस सरप्लस 1,05,987। तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल फंड था 7,75,000, उस पर सरप्लस ऐड किया 1,05,987। तो टोटल कैपिटल फंड आउटर कॉलम में बचा 8,80,987, राइट। तो कैपिटल फंड का टोटल बाहर आने के बाद बैलेंस शीट को टैली करो। अगर मैं बैलेंस शीट की टोटल लूंगा तो एसेट्स की टोटल आ रही है 8,80,987 एंड लायबिलिटीज में एक ही आइटम है
तो उसकी टोटल भी आ रही है 8,80,987। तो 8,80,987 पर मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। अगर आपका भी इसी अमाउंट पे हो गया तो वेरी गुड, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टैली हो गया। तो कल हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14। अभी हमने कौन सा सॉल्व किया, सॉल्व एग्जाम्पल 11। कल हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14। तो सबका काम वही है कि उसे पढ़ो, राइट, जितना बन सके उतना बनाओ, राइट, ट्राई टू सॉल्व स्टार्ट टू एंड, राइट। जो मैंने आपको स्टेप्स बताइए वो फॉलो करो। उस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 3 हिस्सों में दिया हुआ है आपको, पिछले साल की बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। मतलब जो हमने कल सॉल्व किया था या आज सॉल्व किया है उसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द क्वेश्चन, उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करो, एडजस्टमेंट्स पढ़ो, टिक मार्क करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 इज टुडेज होमवर्क। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से ट्राई करो। कल फिर आने के बाद हम उसे डिस्कस करके देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।